Hello everyone. As you are having difficulty in chapter number 7 organic chemistry, so here we are doing now one short video on organic chemistry, some basic principles and techniques. So these are all the topics: general introduction, classification and IUPAC nomenclature of organic compounds, electronic displacements in a covalent bond, inductive effect, electromeric effect, resonance and hyperconjugation, homolytic and heterolytic fission of a covalent bond, free radicals, carbocation, carboanions, electrophiles, nucleophiles and types of organic reactions. ठीक है, these are all the part of the syllabus. So without wasting time, let us start with the chapter. सो कम्स द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन. तो स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन के साथ. ठीक है, अब इंट्रोडक्शन हमें करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या और इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, तो वो क्या चीज़ है. ठीक है, तो बेसिकली आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कार्बन के बारे में कि जो कार्बन एटम होता है ना, कार्बन एटम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होती हैं. एक तो होती है इसकी टेट्रावेलेंसी. ठीक है, टेट्रावेलेंसी क्या है? टेट्रावेलेंसी है दैट कार्बन, दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कार्बन की देखें ना, कार्बन C6, सो दैट इज़ 1s2 2s2 देन 2p 2 2 4 और यहाँ पे 2px1 2py1 और z में जो है वो यहाँ पर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता. ठीक है, तो टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या है कि देखिए अगर आप इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो यानी ये टेट्रावेलेंट है. टेट्रा यानी 4, इसकी वैलेंसी 4 है. ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या होती है? दैट इज़ द प्रॉपर्टी दैट इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म लिंकेजेस. ठीक है, मतलब ये लिंकेज बनाते हैं आपस में, जैसे कार्बन कार्बन कि आप लिंकेज बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लिंकेज बनाते हैं, बहुत ही लंबे लंबे लिंकेजेस बनाते हैं. इसीलिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर पॉसिबल. तो इसी की वजह से अब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. इन्हीं दोनों एबिलिटी की वजह से कार्बन जो है वो किस किस के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. देखिए कार्बन बनाता है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, फॉस्फोरस के साथ और हेलोजन्स के साथ भी. ठीक है, तो इन्हीं सारे कंपाउंड्स को हम एक तरह से तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देते हैं. ठीक है, और इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हम स्टडी करते हैं वो एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच में करते हैं. तो केमिस्ट्री की उस ब्रांच को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं. सो नाउ देखिए अर्लियर काफ़ी थ्योरीज आई इसके बारे में कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है, कि लिविंग थिंग्स के साथ जिनको एसोसिएट किया गया. ठीक है, तो ये माना गया कि आपका जो जिंदा चीज़ें हैं सिर्फ उनके अंदर ही आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं. ठीक है, या उनसे ही आपको मिल सकते हैं, आप किसी और नॉन लिविंग थिंग से इन चीज़ों को नहीं बना सकते. ठीक है, बट जब साइंटिस्ट इन 1828 अ जर्मन केमिस्ट नेम वोहलर, इन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में इन्होंने प्रिपेयर करके दिखाया. ठीक है, लैब में प्रिपेयर किया किससे? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से. तो इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, वो क्या था? दैट इज़ NH4CNO. दैट इज़ कॉल्ड योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम अमोनियम साइनेट भी बोल देते हैं, अमोनियम साइनेट. ठीक है, इन्होंने इस कंपाउंड को क्या किया? इस कंपाउंड को इन्होंने लैब में प्रिपेयर करके फिर इसको इन्होंने हीट कर दिया. हीट करने की वजह से ये जो कंपाउंड है ये आपका यूरिया बन गया. ठीक है, ये कंपाउंड जो है वो आपका यूरिया बन गया. दैट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ मिलता है? दैट इज़ प्रेजेंट इन द यूरिन. ठीक है, सो दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड.
सो एज यू नो, जैसे कि आपको बताया था कि कार्बन क्या होता है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, ठीक है, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके वैलेंस होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि इसकी कैटिनेशन की भी प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकेज करना और उसकी वजह से लॉन्ग चेन बनाना। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं आपके, और उन्हीं में से कुछ कार्बन कंपाउंड्स को हम स्टडी करने वाले हैं। सो आवर टॉपिक इज शेप्स ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, शेप्स ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, सो यहाँ पर आपका देखिए बात कर लेते हैं कि कोवेलेंट ही क्यों बनाता है। अब कार्बन को कोवेलेंट ही कंपाउंड्स हम क्यों बोल रहे हैं? कोवेलेंट कंपाउंड इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए जब भी हम कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कंपाउंड्स दो तरह के बनते हैं आपके, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से बने या फिर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बने। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से बनते हैं तो वो आपके इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे कि आपका NaCl है, ठीक है, Na+Cl नेगेटिव बोलते हैं ना, क्योंकि Na ने, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं जिनको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी हम बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से क्या बनते हैं आपके, ये कंपाउंड्स आपके कहलाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो बेसिकली कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड्स ज़्यादा बनाता है। सो वाई, बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावेलेंसी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना बड़ा ही मुश्किल काम है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना इजी रहता है। तो इसी बेसिस पे देखिए कार्बन के मैं कुछ कंपाउंड्स आपको बताता हूँ। एक हो गया मीथेन, एक हम मीथेन लेके चलते हैं, एक हम पढ़ेंगे इथेन, और एक मैं आपको बता देता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है CH4, ठीक है। अब कार्बन टेट्रावेलेंट है यानी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, 4 हाइड्रोजन्स के साथ। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को आपने इस तरह का जब हमने फॉर्मूला लिख दिया तो इसको मीथेन बोल दिया। इथेन में क्या हो गया, इथ, ये थोड़ा सा 10th में भी पढ़ा है आपने, या थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि इथ मतलब क्या हो गया, अब कार्बन 2 हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, अब देखिए इसके 4 ही बॉन्ड आपको कंप्लीट करने हैं। तो एक तो ये पहले से बना रहा है कार्बन के साथ, तो एक ये और एक ये, तो कितने हो गए आपके, ये टोटल 4 हो गए। वैसे ही 4 यहाँ पर आप बना लीजिए। तो ये तो आप बोल सकते हैं मीथेन हो गया CH4, और इथेन को आप बोल सकते हैं C2H6। वैसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड की हम बात करते हैं तो कार्बन के साथ क्लोरीन कितने लगाने हैं, क्लोरीन आपको 4 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेट्रा वर्ड शो कर रहा है 4 को, क्लोराइड मतलब क्रोन, यहाँ पे क्लोरीन 4 लगे हैं कार्बन के साथ, सो दैट इज़ कॉल्ड द कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब हम जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, शेप्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये प्लेनर भी हो सकते हैं, आपकी शेप्स जिसकी हम बात कर रहे हैं प्लेनर भी हो सकते हैं और नॉन प्लेनर भी हो सकते हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि प्लेनर कौन से होते हैं। देखिए प्लेनर मतलब जो सेम प्लेन में लाई करते हैं, जैसे कि चारों के चारों बॉन्ड अगर सेम प्लेन में लाई करेंगे यानी 2D में, 2 डायमेंशन में, तो उनको प्लेनर हम बोलते हैं। नॉन प्लेनर मतलब नॉट लाइंग इन सेम प्लेन, नॉट लाइंग इन सेम प्लेन, यानी वो 3D में लाई करते हैं। सो यहाँ पर देखिए जो पहला आपका कंपाउंड आता है वो आता है आपका मीथेन, जैसे कि मैंने बताया था। तो मीथेन को स्टडी कर लेते हैं। देखिए मीथेन में क्या होता है कि कार्बन तो है, अब ये जो हाइड्रोजन है वो किस तरह से अटैच है, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो अटैच होते हैं आपके, ये एक 3 डायमेंशनल शेप में अटैच होते हैं, ठीक है, कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन तो दोनों इस प्लेन में लाई करते हैं, बट एक हाइड्रोजन जो है आपका वो अंदर की तरफ को है और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो आपका बाहर की तरफ को है, ठीक है। अब इसको कैसे स्टडी करना है कि कौन सा अंदर की तरफ को है और कौन सा बाहर की तरफ को है। देखिए तो इसके लिए हम एक डायग्राम जो पढ़ते हैं वो होता है आपका, दैट इज़ वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। इसको हम बोलते हैं वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।
अब बस कुछ नहीं है, जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन का नाम बता दिया है। ये देखिए यहाँ डैश लगे हैं तो इसको डैश रिप्रेजेंटेशन बोल दिया, वेज मतलब वेज रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, अब आपको ये तो पता ही है कि अगर आपके पास कोई चीज़ होगी तो वो आपको पास में बड़ी दिखेगी, और जैसे ही आप उससे दूर जाओगे तो वो चीज़ छोटी होती जाएगी। तो यानी ये कार्बन से जब इस हाइड्रोजन के पास आप आ रहे हो, तो ये देखिए ये जो आपने यहाँ पर लाइन लगाई है, इसकी थिकनेस आपकी तरफ को बढ़ रही है, तो यानी ये आपकी तरफ को है, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ है, टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के पास है ये, ठीक है। और ये जो डैश वाली शेप है, ये देखिए ये जो डैश हैं ये आप कार्बन, यहाँ पर कार्बन के पास बड़े हैं, और जैसे ही आप इससे दूर जा रहे हैं ये डैश छोटे होते जा रहे हैं, यानी ये हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन से अंदर की तरफ को है। तो इसको आप बोल सकते हो अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, आप बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये अंदर की तरफ है, इनसाइड की तरफ है, और ये बाहर की तरफ है यानी आउटसाइड की तरफ है। तो इस तरह से आपको हल्का सा 2D मतलब ये 3D में जो होता है आपका मीथेन मॉलिक्यूल, तो उसकी हल्की सी रिप्रेजेंटेशन दी। अब बात करते हैं कि हम मीथेन की बात करें ना, यानी CH4 की, जिसको मीथेन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब आ जाइए हाइब्रिडाइजेशन पे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 4th में आप पढ़कर ही आते हैं, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल लीजिए, जो कि होता है हाफ ऑफ, देन फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, प्लस इसमें मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं वो जोड़ेंगे, देन प्लस अगर एनायन है तो उस पर चार्ज कितना आता है, माइनस अगर कैटायन है तो कैटायन का चार्ज कितना है वो आप माइनस करते हैं, ठीक है। तो वी तो हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। एम क्या हो गया वहाँ पर, एम हो गया नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, ये मोनोवेलेंट एटम्स हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद ए जो है वो आपका एनायंस हो गई, एनायन, और सी से हो गया आपका कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें जल्दी से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बन के पास, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आप जानते हैं कार्बन टेट्रावेलेंट है तो 4 हो गए, प्लस मोनोवेलेंट। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है एक मोनोवेलेंट एटम है, तो कितने हैं यहाँ पे, 4 लगे हुए हैं, तो 4। क्या यहाँ CH4 के ऊपर कुछ भी चार्ज यहाँ पर मेंशन है, सो कोई चार्ज मेंशन नहीं है, तो ना ही ये एनायन है ना ही ये कैटायन है, तो यहाँ पर आगे हमने 0 कर दिया। तो जब आपने हाफ ऑफ किसका किया, 8 किया, तो आपके पास 4 आ गया, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो 4 मिली हुई हैं। अब ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 से आप जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है ये बन गया आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब s की तो 1 हो गई, और p की कितनी हो गई, p की 3 हो गई, ठीक है। s की एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और p के 3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब वहीं पे बात कर लेते हैं हम सिग्मा बॉन्ड की या पाई बॉन्ड की, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं, जो भी सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड्स, जहाँ भी सिंगल बॉन्ड आएंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड ही होंगे आपके, ठीक है। और तो यानी यहाँ पर आपका जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की ये जो बॉन्ड हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सिग्मा ही बॉन्ड्स हैं, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग ये किसकी वजह से होते हैं, ये ओवरलैपिंग ऑन दी आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, ठीक है, कि जो अलोंग द न्यूक्लियस पे जो इन दोनों के मतलब सेंटर्स के अलोंग जो आप एक्सिस लोगे उसके अलोंग इनकी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो इसको अगर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के हिसाब से शो करूँ, ये तो इसकी 3D रिप्रेजेंटेशन थी। अब यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपने निकाल दी हैं, उसके हिसाब से अगर आपको रिप्रेजेंटेशन शो करनी है, तो ये देखिए कार्बन बनाकर पहले तो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल देखिए एक तरफ से बड़ा बनाया एक तरफ से छोटा, तो ये इसीलिए बनाया है ताकि ये समझ में आ जाए दैट दीज आर नॉट दी सिंपल ऑर्बिटल्स, ये आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जो कि कैसे बनती हैं कि सिर्फ पहले कार्बन की ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपने बनाई हैं। तो कार्बन का तो देखिए एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, आपका 6 होता है, तो मतलब 1s2 2s2, देन मैंने बताया था आपको 2px पे 1 है, 2py पे 1 है, 2pz पे 0 है। तो ये देखिए ये 4 ऑर्बिटल, अब ये 4 ऑर्बिटल अभी तो इनकी एनर्जी अलग अलग है, बट जब आपने इनकी हाइब्रिड बना दिए, ठीक है,
ऐसे तो अगर आपको सिंपली एस बनाना हो तो सिंपली एस को हम ऐसे शो करते हैं, और सिंपली अगर आपको पी बनाना हो तो पी के लिए आप ऐसे शो करते हैं। बट जब इन दोनों को जोड़ दिया आपने, इनकी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसी बनेगी, वो इस शेप की बनती है। ये देखिए ऐसे ऐसे, एक तरफ से बड़ा एक तरफ से छोटा। तो एक दो और चार हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनानी है, तो ये रहा आपका तीन और ये रहा आपका चार। ठीक है, तो कार्बन की चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। इसमें आप लिख भी सकते हैं कि sp3 है, यहाँ भी लिख लें ये भी sp3 है, यहाँ भी लिख लें ये भी sp3 है, और ये भी sp3। अब मुझे क्या करना है, मुझे हाइड्रोजन के चार लगाने हैं। हाइड्रोजन के लिए सिंपल एक गोला ही होता है, तो एक गोला लगा दिया ऐसे। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन के लिए, ये भी हो गया हाइड्रोजन के लिए, ये देखिए ये भी हाइड्रोजन के लिए और ये भी हाइड्रोजन के लिए। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, आपने जो है वो एक तरह से स्ट्रक्चर बना लिया है अपना मीथेन के लिए। अब यहाँ पर आपको एक बॉन्ड एंगल भी पता होना चाहिए कि ये जो एंगल होता है, अब ये ज्योमेट्री कौन सी है, तो आप ज्योमेट्री भी देख सकते हैं, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चार बॉन्ड पेयर हैं और ज़ीरो लोन पेयर हैं। तो ये अपना वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आप इसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी इट इज़ टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सी हो गई आपकी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। और जो बॉन्ड एंगल हो गया आपका, वो यहाँ पर हो जाता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो जैसे मैंने आपको मीथेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, वैसे कुछ और स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इथेन के साथ। ठीक है, इथेन का मतलब क्या है, इथेन का मतलब है आपका C2 और H6। ठीक है, ये भी हमारे क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें। ठीक है, बट यहाँ पर दो कार्बन्स अटैच्ड हैं। दो कार्बन्स का मतलब है कि एक कार्बन आपने लिया, अब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दी मैंने। एक इधर बना दी, ठीक है, एक मैंने ऐसे बना दी, और आपका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह बना दी लाइक दिस, और एक मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह बना दी लाइक दिस। ठीक है, तो कार्बन के चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गई। अब तीन के साथ तो क्या लग रहा है, तीन के साथ तो हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, इधर तीन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरी कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या हो रही है, ओवरलैप करती है यहाँ पे लाइक दिस। तो बाकी यहाँ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो बिल्कुल अगर आपको मीथेन का समझ में आ गया, तो आपको इसको समझने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे बन गया आपका C और C के बीच में आपका यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ तो C2H6 आपको मिल चुका है। यानी किस तरह से आप बना सकते हैं कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है, और आपका फिर हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ भी ये जो स्ट्रक्चर होता है आपका, ये भी थ्री डायमेंशंस में होता है। थ्री डायमेंशन में मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ वाला, ये तो क्या है आपका, ये तो कार्बन से दूर है। ठीक है, और मतलब तो ये बड़ा बनाना है हमें, और ये वाला हमें छोटा बनाना है। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन तो कार्बन से दूर है, और इधर वाला जो आपका हाइड्रोजन है, मतलब वो ऑब्जर्वर की तरफ है, और ये ऑब्जर्वर से अवे है, यानी ये इनसाइड में है और ये आउटसाइड में। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऐसे शो कर दिया आपने। तो एक क्या है, एक आपका अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर है, और दूसरा टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है, टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। तो इस तरह से आपका देख लीजिए सारे के सारे, अब यहाँ पर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आपको एक और स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। दूसरा आ जाता है आपका इथीन का। ठीक है, इथीन में क्या बना सकते हो आप, देखिए इथीन का हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड में क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारी, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका प्लेनर होता है, मतलब एक ही प्लेन में लाई करता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका एक ही प्लेन में लाई करता है। वहीं पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका देखिए 3D में स्ट्रक्चर बनाया मैंने। ठीक है, डैश और वेज की हेल्प से मैं 3D शेप बनाई है इथेन की। बट इथेन आपका प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि बेसिकली इसमें पाई बॉन्डिंग होती है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी इसका यही स्ट्रक्चर बताती है, दैट इट लाइज इन अ प्लेन। तो इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज मतलब तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मुझे बनानी है कार्बन की। तो अगर बीच में यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन की पहले मैं तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेता हूँ। एक यहाँ बना लिया मैंने, ठीक है, एक मैंने, लेट मी मेक लाइक दिस। ठीक है, तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक तो बन गई इधर, एक बन गई आपकी इधर,
और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने बना ली इस तरफ को। ठीक है, तो 3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल एक कार्बन की, और 3 ही मैंने बनानी है दूसरे कार्बन की। एक इस तरफ, एक बनेगी इस तरफ, और एक इधर के साथ ओवरलैप होकर इधर बन गई। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कार्बन के पास क्या होती है, एक आपकी एक ऑर्बिटल और होती है। ठीक है, तो वो हमने मान लिया कि यहाँ पर आपकी पी जेड ऑर्बिटल भी है, दैट इज़ द पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, जो कि हाइब्रिडाइज नहीं है, ये आपकी हाइब्रिडाइज नहीं, अनहाइब्रिडाइज पी जेड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो बाकी 3 ऑर्बिटल तो क्या करते हैं, बाकी 3 ऑर्बिटल्स तो आपके हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे ये भी ओवरलैपिंग में हेल्प कर रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ 2 पर हाइड्रोजन लग गया और ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग गया। अब ये जो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बच रहा है, ये क्या काम करता है, ये आपका पाई बॉन्डिंग में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सिग्मा बॉन्डिंग होते हैं वो आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, ठीक है ना, मतलब सेम एक्सिस पे जो आपके ओवरलैपिंग होती है तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी इस तरह की ओवरलैपिंग जो यहाँ पर हो रही है ना, इसकी वजह से यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा। और अगर साइडवेज ओवरलैपिंग होती है जैसे कि यहाँ पर हो रही है साइडवेज, ठीक है, तो इस साइडवेज ओवरलैपिंग जो ऊपर भी हो रही है और नीचे भी हो रही है, इन दोनों की वजह से एक आपका पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो इसको शो करने के लिए हम डायग्रामेटिकली ऐसे शो कर सकते हैं। देखिए ये तो है सिग्मा बॉन्ड आपका, ठीक है, और पाई बॉन्ड के लिए वी कैन शो लाइक दिस कि ये ऊपर भी है और नीचे की तरफ भी है ओवरलैपिंग। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड हो गया इसकी वजह से। ठीक है, तो पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, और ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब आप समझें, प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब है, अब देखिए ना मैंने यहाँ पे डैश का यूज़ किया ना मैंने वेज का यूज़ किया, तो मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें जल्दी से देख लीजिए आप कि अब यहाँ पर जो हमारा एंगल बनता है वो बनेगा यहाँ पे 120 डिग्री का, और यहाँ पर तो आपको पता ही है कि 3D में जब हम बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर 109 डिग्री और 28 109 डिग्री और 28 मिनट का आपका यहाँ पर बन जाता है, 109 डिग्री, ठीक है, एंड 28 मिनट्स। ओके, सो नाउ कम्स इथाइलिन। ठीक है, अब एक और हम कंपाउंड देख लेते हैं, इथाइलिन, जो कि होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें क्या है, क्योंकि 3 ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो इसमें हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन आता है। ठीक है, इसमें हमारा कितना है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, और sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आपका क्या बन जाएगा, कि अब हम यहाँ पर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो देखिए कार्बन की 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी, टोटल तो 4 होती हैं, तो 2 अगर मैं हाइब्रिड लूँगा तो 2 अनहाइब्रिड हो गई। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने इस तरह से बना दी, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से और एक इस तरह से। ठीक है, एक तरफ का बड़ा लूप हम इसलिए लेते हैं और छोटा इसलिए लेकर चलते हैं, वो मैंने आपको बताया था क्यों। ठीक है, और 2 अनहाइब्रिडाइज ले ली हमने, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ये दोनों पी ऑर्बिटल जो हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, एक को मैंने बोल दिया एक 2px है और दूसरा 2p, आपका एक 2py है और दूसरा आपने मान लिया कि 2pz है। ठीक है, ये 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो ऐसे ही इस तरफ मैंने बनाया। तो एक तो आपका इस तरफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इधर एक आपका ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, और बाकी जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये आपका क्या करती हैं, ये आपका ओवरलैपिंग में हेल्प करती हैं, यानी साइडवेज ओवरलैपिंग में, कि इनकी जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी इनकी। ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, तो उसकी वजह से क्या मिल जाएगा कि आपको 2 पाई बॉन्ड मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका भी प्लेनर ही होता है, क्योंकि पाई बॉन्डिंग की वजह से एक तरह का प्लेनर स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो इस तरह का जैसे कार्बन रहेगा आपका, ठीक है, अब एक हाइड्रोजन है, कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन है, और एक तरह का जो आपका यहाँ पर पाई बॉन्ड एक ऊपर भी बन रहा है ऐसे पाई बॉन्डिंग। ठीक है, और पाई इधर भी पाई है, एक तरह का सिलिंड्रिकल
आप बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा पाई बॉन्ड का ना, उसका सिलिंड्रिकल सिमिट्री है यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो है उसकी वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा कि सारे के सारे एटम जो हैं डायरेक्टली अटैच होते हैं कार्बन एटम के साथ। अगर वो डबल बॉन्ड में है, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में है, तो वो सेम प्लेन में लाई करता है। तो ये सबसे पहले तो ये बात होती है पाई बॉन्ड की। दूसरा कि ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये देखिए ये वाली जो एक्सिस होगी, ये या तो इसके ऊपर लाई करेगा या इसके नीचे लाई करता है। मतलब इसके आपका एक तरह से बोल सकते हो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर पे ही ये लाई करता है, चाहे वो परपेंडिकुलर ऐसे है चाहे वो बाहर की तरफ को है। ठीक है, जैसे यहाँ तो चलो ऊपर नीचे लाई करता है, यहाँ पे ऊपर नीचे भी और आगे पीछे भी लाई करता है। यहाँ तो पूरा का पूरा सिलिंड्रिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है आपका। ठीक है, और इसके बाद कि ये जो CH2 बॉन्ड है, इसकी ये जो CH2 वाला आपका यहाँ पे फ्रेगमेंट है, इसको आप रोटेट नहीं कर करेंगे यहाँ पे, बिकॉज अगर ये रोटेट होगा तो ये जो पाई बॉन्डिंग की ओवरलैपिंग हो रही है उसमें दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका Z में है और इसको आपने मान लीजिए 90 के एंगल पे रोटेट कर दिया, तो 90 के एंगल पे रोटेट करने पर ये Z एक्सिस का जो ऑर्बिटल है Y एक्सिस में चला गया, तो क्या यहाँ पर ओवरलैपिंग हो पाएगी? सिग्मा वाली तो होएगी ही होएगी, बट जो पाई वाली बॉन्डिंग होगी वो नहीं हो पाएगी रोटेशन की वजह से। तो इसलिए पाई बॉन्ड क्या करता है, इस रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो जो अभी अभी पढ़ा है उसको जल्दी से समराइज करते हैं और उसकी एप्लीकेशन कहाँ है वो भी अभी हम देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन जो हमने अभी देखा, ये कार्बन की बात कर रहे हैं, यानी सिंगल कार्बन की बात हो रही है। ठीक है, तो वो हमने देखा कि वो sp3 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। sp3 के लिए आपने मीथेन इथेन का एग्जांपल दिया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने इथीन का, और sp के लिए हमने इथाइन का एग्जांपल दिया। ठीक है, अब s कैरेक्टर का परसेंटेज कितना है, तो आपको पता है ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, एक s है, p के 3 है, तो 4 हो गई। तो 4 में से एक, s कितना है, 4 में से एक, तो 1/4 इंटू 100 अगर आप करते हैं तो 25% s कैरेक्टर आ जाएगा। तो इस ही हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आपको पता है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनती है, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड ही हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। बॉन्ड एंगल आप लोग जानते हैं 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। ठीक है, इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जो सिंगल कार्बन है उसके चारों के पास क्या बन रहे हैं, चारों के पास सिंगल ही बॉन्ड बन रहा है, जिसकी वजह से 4 सिग्मा बॉन्ड आप बोल सकते हैं। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा होगा, उसके पास जो एस परसेंटेज कैरेक्टर होगा वो कितना होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर एक एस पी के 2, यानी टोटल तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल जो है वो एस की है, तो एस का परसेंटेज कितना हुआ यहाँ पे 1/3। तीन में से एक 1/3 इंटू 100 अगर आप करेंगे सो यू विल गेट 33.33% हियर। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अगर आप ज्योमेट्री देखते हैं तो दैट इज ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, बॉन्ड एंगल बनता है 120 डिग्रीज का, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइज यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, 3 क्यों रहेंगे, क्योंकि वो तो इस टाइप का होगा, तो इसमें 3 तो सिग्मा हो गए, सिग्मा के 3 हो गए, बट एक तो पाई का हो गया ना, तो 3 सिग्मा 1 पाई, इसीलिए कहा गया। देन कम्स दी, अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाए तो मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और 2 में से एक जो ऑर्बिटल है वो s की है, तो इसमें अगर आप इसका कैरेक्टर देखेंगे कि s परसेंटेज कैरेक्टर कितना बन रहा है आपका, तो 1/2 इंटू 100 दैट इज़ 50%। तो ज्योमेट्री अगर आप देखेंगे तो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के लिए लीनियर बनती है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज का बनता है। तो इसका मेन एग्जांपल हमारा एल्काइंस रहेगा। एल्काइंस में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखाऊं तो C ट्रिपल बॉन्ड C करके होता है। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C करके होता है, यानी आपके 2 ही सिग्मा बॉन्ड रह गए, कि एक तो इधर से एक इधर से लगेगा, और एक सिग्मा रह गए और 2 पाई हो गए। तो इन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 हो गए ना, इन चीज़ों को दोबारा से यहाँ पर लिख दिया है कि देखिए टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है आपका, सिंगल डबल ट्रिपल। तो सिग्मा बॉन्ड तो इनमें कार्बन कार्बन के बीच में ही हम देख रहे हैं। ठीक है, तो एक 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 है और पाई बॉन्ड यहाँ पे 0 1 2 बन रही कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, अगर यहाँ पर आप साइड में भी लगा देते हैं 2 और, तो वो भी फिर आपके जो है सिग्मा बॉन्ड में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन क्या बनती है। तो पहली बनती है कि साइज़ पे, कि क्या आपका जो मॉलिक्यूल का साइज़ है वो बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका साइज़ बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल जो p हमारी ऑर्बिटल होती है ना,
तो पी ऑर्बिटल का साइज़ बहुत ही बड़ा होता है एस ऑर्बिटल से। तो इसीलिए जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो पी करेक्टर है वो ज़्यादा है, तो इसका साइज़ बड़ा होता है। इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का साइज़ बड़ा होता है sp2 से, जिसका कि बड़ा होता है sp से, क्योंकि पी करेक्टर ज़्यादा तो साइज़ ज़्यादा। ठीक है, तो पहला तो आपको लग गया पता। देन कम्स द नेक्स्ट वन, बॉन्ड इंथैल्पी। अब बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है कि कितनी एनर्जी आप देंगे बॉन्ड को तोड़ने में। अब सीधी सी बात है, जो ट्रिपल बॉन्ड होती है, ट्रिपल बॉन्ड लेंथ, इसको तोड़ना मुश्किल रहता है डबल बॉन्ड से देन सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि जब ट्रिपल बॉन्डिंग होती है आपको पता ही है पाई बॉन्डिंग की वजह से होती है, तो पाई साइडवेज ओवरलैपिंग है, तो मतलब एक तो सिग्मा बॉन्ड बन ही रहा है जो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, साथ के साथ ऊपर नीचे पाई ओवरलैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से दो कार्बन एटम्स बहुत ही पास आ जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बहुत ही, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी सी ट्रिपल बॉन्ड सी को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड वैसे ही ज़्यादा एनर्जी लेगा, बट अगर मैं तीनों के सिंगल बॉन्ड की भी बात करूं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड में सिंगल बॉन्ड की, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में एक सिग्मा बॉन्ड की यानी सिंगल बॉन्ड की, और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, तब भी sp3 का जो है बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होगी वो भी आपकी काफ़ी शॉर्ट रहेगी। ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। सिंपली यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो कि इनकी तो बॉन्ड लेंथ अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि छोटी हो गई। ठीक है, तो यानी बड़ी किसकी है, तो सी आपका मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा वो बड़ी है, जहाँ डबल बॉन्ड बनेगा वो छोटी, और जो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा वो सबसे छोटी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अब जस्ट साइज़ का उल्टा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जस्ट साइज़ का उल्टा, दैट साइज़ जो है वो कैसे बढ़ता है, साइज़ बढ़ेगा कि अगर आपका पी करेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब बढ़ेगी, जब एस करेक्टर ज़्यादा है। तो आपने यहाँ पे एस करेक्टर देख ही लिया, सबसे ज़्यादा कहाँ है, एसपी में है, तो एसपी जो ऑर्बिटल होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में एसपी ज़्यादा कि कौन सा कार्बन है जिस पे जो है अगर वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, एज कम्पेयर टू दैट कार्बन विच इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड एज कम्पेयर टू दैट कार्बन विच इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। So now comes the next topic, that is structural representation of, that is structural representation of the organic compounds। ठीक है, अब थोड़ा बहुत मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स भी बताए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं, जनरली कार्बन के होते हैं वो बताए, वो क्यों बनते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इनको रिप्रेजेंट किस तरह से हमने करना है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका 3-4 मेथड्स हैं। देखिए, पहला होता है आपका कि सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे कार्बन आपके 4 और हाइड्रोजन आपके 10, C4H10। ठीक है, सिंपल एक फार्मूला है, ये किसका है, 4 कार्बन, मतलब ये है आपका, देखिए एक्चुअल में ये एल्केन है। अब देखिए, एल्केन एल्कीन एल्काइन की पहचान तो आपको पहले ही पता होगी, एल्केन एल्कीन और एल्काइन की क्या पहचान होती है कि इनको हम इनके जनरल फार्मूला के साथ स्टडी करते हैं। जैसे एल्केन के लिए जनरली हम CnH2n+2 का यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्कीन्स के लिए वहीं पर हम Cn और H2n का यूज़ करते हैं, और एल्काइंस के लिए वहीं पर हम CnH2n-2 का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू अगर यहाँ पर 4 होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 4 2 8+2 यानी 10। तो यानी ये क्या बन गया, ये आपका 4 मतलब ब्यूट और एन, एल्केन है तो एन लग जाएगा यानी ब्यूटेन बन गया। वहीं पर अगर यहाँ पर आप बात करते हैं तो C4H8 आ जाएगा, तो ये ब्यूटीन होगा। ठीक है, और यहीं पर अगर आप बात कर लेते हैं तो ये आपका जो है C4 और H जो है वो 2, यहाँ पर आपने पुट कर दिया n को 4 4 टू 8-2, H जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ब्यूटाइन हो गया आपका। तो देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जो सेकेंड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द योर स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, सो सेकेंड तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम जस्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला ही बोल देते हैं
या फिर अगर आप और लिखना चाहते हैं तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी हम कई बार इन्हें बोल देते हैं। इसमें क्या करना होता है कि हमें इन्हें कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करना होता है। कई बार इसको ग्राफिक भी बोल देते हैं और कई बार डिस्प्लेड फॉर्मूला भी इसी का ही नाम होता है। तो उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, देखिए ग्राफिक भी इसको बोल सकते हैं आप, कई बार डिस्प्लेड फार्मूला भी इसको बोल देते हैं। ये दो नाम भी हम इनको दे देते हैं। अब किस तरह से कि पूरी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है कि कार्बन 4 है तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं वो आपके 10 हैं तो 1 2 3, हर कार्बन टेट्रावेलेंट है तो 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं आप बनाएंगे, ठीक है। 3 यहाँ तक हो गए, ये 4 5 6 7, ठीक है, 8, ये रहा 9 और ये रहा 10। ऐसे ही यू कैन कंप्लीट फॉर ब्यूटीन। ब्यूटीन के लिए क्या हो जाएगा कि आप जो है बीच में आप 1 2 3 4, इसको आप ब्यूट 1 इन भी बोल सकते हैं कि हम 1 पे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हाइड्रोजन कंप्लीट करने तो 1 2 3 देन 4 5 2 3, एक ही लगेगा, एक ही लगेगा, ठीक है। एक चाहे जहाँ मर्जी लगा दीजिए आप, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 2 लगेंगे, 1 2, ठीक है, 4 करने हैं ना, 1 2 3 4, तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8। तो ये क्या बन गया, देखिए C4 एसिड बन गया, तो ये ब्यूटीन हो गया। वैसे ब्यूटाइन आप बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये आप कंप्लीटली स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने बोल दिया। तीसरा होता है हमारा कंडेंस, ठीक है। कंडेंस फार्मूला क्यों आप इसको बोलते हैं, देखिए कंडेंस क्या होता है कि एक तरह से उसको इकट्ठा कर देना। कंडेंस का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे आप बोलते हैं ना कंडेंस्ड मिल्क, तो मतलब क्या होता है काफ़ी घना होता है। कि दूध आप सिंपल लोगे तो वो बहुत ही फैला हुआ होता है, मतलब दूध बहुत जगह लेगा। पर जब आप उसको गाढ़ा बनाएंगे यानी उबाल के उसके अंदर जो पानी होगा, ठीक है, उसको वो आपने निकाल दिया तो उसका जो मात्रा हो गई कम हो गई, बट वो कंडेंस्ड फॉर्म में आ गया। तो वैसे ही हमें अपने स्ट्रक्चर को कंडेंस करना है। तो कंडेंस करने के लिए हम देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे लिखेंगे कि बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना बन जाए, बट इतने स्ट्रक्चर फॉर्मूला की तरह फैला हुआ भी ना हो, थोड़ा कंडेंस फॉर्म में। तो देखिए इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने, 3, तो 3 लिख दिए। देन कम्स द नेक्स्ट वन। अगले वाले के पास क्या है, अगले वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने CH2 लिख दिया। देन लिख दिया CH2 लिख दिया। देन आपका CH3 लिख दिया। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए ना, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी आप लिखना चाहें तो यू कैन राइट, आपका CH3 है, CH2 है, देन CH, देन CH2, ठीक है। वैसे ही लास्ट वाले के लिए भी आप एक कंडेंस फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका फोर्थ वन। अब जो लास्ट वन है दैट इज़ कॉल्ड द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, इसमें जस्ट आपको बॉन्ड्स की लाइन ही बनानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड वाले हटा दिया, आपने कंडेंस करके लिखा। अब दूसरे वाले में आप सब कुछ हटा देंगे, बस बॉन्ड लाइन ही आएगी। यानी अब 4 कार्बन है तो ऐसे देखिए 1 2 3 4, ये हर एक पॉइंट जो है ये एक कार्बन की लोकेशन को शो कर रहा है। 4 हो गए। अब आप सोचेंगे कि हम ब्यूटीन को किस तरह से शो करेंगे, तो 1 2 3 ना, एक एक कार्बन 2 3 4 कार्बन हो गए, आखिरी वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड। वैसे ब्यूटाइन आपको बनाना है तो 1 2 3 3 4 और आखिरी वाले पे आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। आखिरी वाले पे आपने जो है वो एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। तो इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट